हे एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्योग्राफी कोर एंड इन अ सीरीज़ जहाँ पर हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक 1 को समराइज कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू समराइज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कम से कम टाइम में पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस गेट इनटू द वीडियो। ठीक है, सो एज द चैप्टर इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड मीन्स व्यापार, है ना, चीज़ों का खरीदना और बेचना, इसको हम कहते हैं ट्रेड। एंड यही व्यापार, यही ट्रेड जब डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है देन इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, सो अगर हम बहुत प्रीवियस टाइम्स में चले जाएं तो तब ट्रेड का तरीका क्या होता था? हम बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। ठीक है, हम सामान के बदले में, प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट दिया करते थे। तो इसी सिस्टम को बोला जाता है बार्टर सिस्टम, जहाँ पर मनी का यूज़ नहीं हो रहा है, चीज़ के बदले चीज़ दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, सो इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ वाज द बार्टर सिस्टम। बहुत पुराने टाइम्स में चले जाओ तब पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, तब हम जो है ट्रेड करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। ठीक, इट वॉज ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ठीक है, एंड ये जो बार्टर सिस्टम था ये ख़त्म कब हुआ? ये ख़त्म तब हुआ जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, पुराने टाइम पे भी यही कॉइन और यही नोट चलते थे जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ना। प्रीवियस टाइम की करेंसी डिफरेंट थी। ठीक है, तब पेपर और कॉइन की करेंसी नहीं हुआ करती थी, तब रेयर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता था एज करेंसी। जो चीज़ें बहुत कम हैं, है ना, रेयर हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था पैसे की जगह पर। जैसे कि फ्लिंट स्टोन्स हो गए, है ना, टाइगर्स पॉज, व्हेल टीथ, डॉग टीथ, स्किन, फर, कैटल, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी, रेयर हुआ करती थी, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता था एज मनी। ठीक है, तब हमारे पास में ये 10 के नोट या 100 के नोट नहीं हुआ करते थे। ओके, सो ये चीज़ें ध्यान रखिए। इट कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, कि किन चीज़ों का यूज़ किया जाता था इंस्टीड ऑफ पेपर एंड कॉइन करेंसी। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। सबसे पहली चीज़, सिल्क रूट क्या है? तो ये एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का। ठीक है, जो कि रोम को चाइना से कनेक्ट करता है अलॉन्ग द 6000 किलोमीटर रूट। ठीक है, एंड यहाँ पे किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस रूट से मेजरली किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता था? तो डू रिमेंबर चाइनीज़ सिल्क, रोमन वुल एंड प्रीशियस मेटल्स, एंड और भी काफ़ी सारी हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता था अलॉन्ग दिस रूट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 15th सेंचुरी की बात करें तो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जो है स्टार्ट हो गया था। एंड तब हमें देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल ट्रेड हो रहा था आज तक वो तो हो ही रहा है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट वन न्यू फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज आल्सो इमर्ज, जिसको बोला गया है स्लेव ट्रेड। तो स्लेव ट्रेड का मतलब सिंपल सा ये है कि जो यूरोपियंस थे वो क्या किया करते थे, अफ्रीका में रह रहे जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट कर देते थे। कहाँ पर कर देते थे? अमेरिका में। ठीक है, तो ये फोर्सफुली क्या करते थे, लोगों को भेज देते थे अमेरिका में, ताकि वो लोग वहाँ पर जाके एज अ लेबर वर्क करें इन द प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह। ठीक है, बेसिकली लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था, एंड इसी को बोला गया है स्लेव ट्रेड। ओके, एंड इसी से रिलेटेड यू हैव टू रिमेंबर कि अलग अलग कंट्रीज़ में ये जो स्लेव ट्रेड है ये कब एबॉलिश हुआ। 2-3 डेट्स दे रखी हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर। डेनमार्क में इसको एबॉलिश किया गया था 1792 में। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में इसको एबॉलिश किया गया 1807 में, एंड यूएस में इट वाज एबॉलिश्ड इन 1808। ओके, फिर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं इन्होंने ट्रेड पे टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी, बिकॉज ये पहली बार देखने को मिला था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स कि जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड टैक्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद में ये जो वार वगैरह चल रहा था उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लाई गई ताकि वो इन चीज़ों में हेल्प कर सकें, जो टैक्सेस वगैरह हैं इन चीज़ों को कम कराने में हेल्प कर सकें। जहाँ पर हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी थी? दैट वाज जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। फॉर नाउ डू रिमेंबर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी, तो दैट वाज जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। किन आधारों पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। देखो हर जगह चीज़ें डिफरेंट हैं, हमारी जो ज्योग्राफी है पूरे वर्ल्ड की वो काफ़ी डिफरेंट है। कुछ जगहों पे कोई चीज़ मिल रही है, कोई मिनरल अवेलेबल है, कहीं पे वो चीज़ नहीं है, तो ठीक है, जो चीज़ जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से तो ट्रेड होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम कहीं से ले सकें, है ना। तो दैट इज़ वाई इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस। तो अलग अलग आधार हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, जो कि आई हैव रिटन हियर। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला जो होता है डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। अलग अलग नेशन के पास में डिफरेंट रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। पूरी ही दुनिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, राइट। एंड अगर हम इसमें भी बात करें, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैटर करता है, मिनरल रिसोर्स कैसे हैं कहाँ पे, एंड क्लाइमेट कैसा है कहाँ का, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी भी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। सेकेंड फैक्टर हो जाता है पॉपुलेशन फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ से एक्सपोर्ट करना इज़ अ टफ टास्क, बिकॉज पहले हमें अपनी ही कंट्री के नीड्स को फुलफिल करना है ना, तो पॉपुलेशन फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। देन थर्ड फैक्टर हो जाता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका मतलब ये है कि देखो जो भी कंट्री जिस तरह से डेवलप होगी वो उसी तरह से जो है ट्रेड कर पाएगी, व्यापार कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा नेशन है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ों को ही तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना। हमारे पास में खेती है और हम मशीन्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। इसी तरह से कोई ऐसा नेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो वो मशीनरी प्रोडक्ट्स को, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा, है ना। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कितना डेवलप्ड कोई नेशन है वो भी अफेक्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो ट्रेड भी बूस्ट होता है, ठीक है। एंड चौथा जो फैक्टर हो जाएगा, चौथा आधार हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन की ही हेल्प से, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बेस है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। फिर अगला टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम रिकॉर्ड करते हैं कि किसी भी कंट्री ने कितने गुड्स को इम्पोर्ट किया है एंड कितने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड है जहाँ पर हम देखते हैं भाई हमने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया कितना है, एंड इसी चीज़ से हमको पता चलता है अबाउट द निगेटिव या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तब होता है जब हमारा घाटा हो रहा हो, ठीक है। हम जब प्रॉफिट में नहीं होते हैं तब होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि वो हमारा फेवर नहीं कर रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे इम्पोर्ट हैं, जो चीज़ें हमने खरीदी हैं वो ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट कम होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, तब होता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड क्यों होता है, यू ऑल नो। देखो जब हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते जाएंगे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पैसे भी तो खर्च हो रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारी फाइनेंशियल रिजर्व्स ख़त्म होने लगेंगी, ओके। इसीलिए अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल की बात करें तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो हमने कमाई बहुत सारी कर ली ना, हमने पैसा बहुत सारा जनरेट कर लिया। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, देन इट इज़ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। देन नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें दो कैटेगरीज होती हैं विच आर बाइलेटरल एंड लेटरल ट्रेड। तो बाइलेटरल में क्या होता है, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, एंड मल्टीलेटरल का मतलब होता है कि एक कंट्री जो है कई सारे कंट्रीज के साथ में ट्रेड करती है। एंड जब ये मल्टीलेटरल ट्रेड होता है तो कई बार उस कंट्री को, जो कंट्री बहुत सारे लोगों से ट्रेड कर रही है, उसको एक स्टेटस दे दिया जाता है, एक टाइटल दे दिया जाता है, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिए, व्हाट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हमने देखी थी, जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको लेटर ऑन चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, ठीक है। तो स्टोरी क्या है वो समझ लो। 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि ट्रेड से रिलेटेड जो टैरिफ्स हैं, टैक्सेस हैं, उनको रेगुलेट कर सके, उनको रिड्यूस करने में हेल्प कर सके। जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, इसको बनाया गया था 1948 में। देन 1994 में ये डिसाइड किया गया कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि ट्रेड को रेगुलेट कर सके, जो कि ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को देख सके, फ्री एंड फेयर ट्रेड इंश्योर करे। एंड एज अ रिजल्ट ये जो गेट था, यानी कि जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसी को बदल के, इसी को ट्रांसफॉर्म करके WTO बना दिया गया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब, फ्रॉम 1 जनवरी 1995। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, तो इट डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड
एंड इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स। ठीक है, डू रिमेंबर, इसका काम केवल इतना है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको देखना, फ्री एंड फेयर ट्रेड हो इस ये चीज़ इंश्योर करना, एंड साथ ही अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है तो उसको सॉल्व करना। इसी के साथ साथ कुछ कंट्रीज़ के द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, एंड द रीज़न इज़ कि वो कंट्रीज़ वरिड हैं अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। जिसका रीज़न ये है कि जब फ्री ट्रेड होता रहेगा तो जो भी कंट्रीज़ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाने पे अपना फोकस करेंगे, वो अपना कमर्शियल प्रॉफिट देखेंगे कि उनकी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, राइट। जब एक्सेसिव इंडस्ट्रियल वर्क होगा तो डेफिनेटली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी आएंगे, लेकिन वो कंट्रीज़ ये इश्यूज़ नहीं देखते हैं बिकॉज उन्हें अपना पर्सनल प्रॉफिट चाहिए, अपना कमर्शियल प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो इसी वजह से WTO को कुछ कंट्रीज़ के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, ये कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप होता है जो कि आपस में ही ट्रेड करते हैं शांति से एंड फ्री ट्रेड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको बनाया क्यों गया? इनको इसलिए बनाया गया जब हमें देखने को मिला कि ग्लोबल ट्रेड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर क्या किया, अपना ग्रुप बना लिया। अब वो 5-6 कंट्रीज़ या जितने भी कंट्रीज़ हैं वो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आसपास भी हैं, एंड वो जो है शांति से पीसफुली अपने आपस में ही ट्रेड करते हैं, जहाँ पर कोई टैक्स नहीं होता, कोई टैरिफ नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इन ब्लॉक्स को बनाया जाता है। आई होप यू गॉट इट, इट्स वेरी ईजी। 2-4-6 कंट्रीज़ मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं एंड वो आपस में ही ट्रेड करते हैं, एंड इस ग्रुप को ही बोला जाता है रीजनल ट्रेड ब्लॉक। मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है, डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, सो डू लर्न इट, विच इज दीज हैव कम अप टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विद जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, यानी कि जोग्राफिकली अगर हम देखें मैप पे, ये कंट्रीज आसपास ही होंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटीज इन ट्रेडिंग आइटम्स, इनको आपस के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। दीज आर फ्रेंड्स, ठीक है, इनमें कंपेटिबिलिटी है, शांति से ट्रेड कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स मिलके 52% वर्ल्ड ट्रेड को जनरेट करते हैं, विच इज़ मोर देन हाफ, राइट। These developed as a response to the failure of global organization to speed up intra-regional trade। जैसा कि मैंने बताया, ये बने ही क्यों, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्यों बने? बिकॉज जब इन्हें दिखा कि ग्लोबल जो ट्रेड है वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने आपस में ग्रुप्स बना लिए एंड इट इज़ फंक्शनिंग नाउ। सो इन रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं इन आर बुक। एक टेबल मैंशनड है जहाँ पर मल्टीपल रीजनल ब्लॉक्स मैंशन करे गए हैं। सो वहाँ से आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, एंड इंडिविजुअली भी आपको हर एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक जो कि आपके बुक में मेंशन्ड है, यू शुड बी नोइंग द फुल फॉर्म। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो भी डिटेल्स मेंशन्ड हैं दोज आर सपोज टू बी लर्नड। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, दैट इज कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हमने जब इन डिटेल पढ़ा था अच्छे से हमने इनको समझा था। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सो आई वुड लाइक फ्रॉम यू गाइज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी सा आंसर है। सो जस्ट टेक्स्ट ऑन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। एंड फिर लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का है टाइप्स ऑफ पोर्ट। देखो, पोर्ट है क्या? पहली चीज़, पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर हमारे शिप्स वगैरह आकर के रुकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है, डॉकिंग होती है। ठीक है, उन प्लेसेस को पोर्ट बोला जाता है। बहुत ही सिंपली यू कैन जस्ट सी दिस इमेज, दीज आर व्हाट वी कॉल पोर्ट। ठीक है, एंड ये पोर्ट्स जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो बड़े बड़े हैवी गुड्स होते हैं, हैवी कार्गो होता है, वो वाटर बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो दैट इज वाई पोर्ट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, एंड ये जो पोर्ट्स हैं ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इनको जो है क्लासीफाई किया गया है ऑन डिफरेंट बेसिस। जैसे कि सबसे पहला हमको क्लासिफिकेशन गिवन है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल, तो उस आधार पे दीज आर इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। एंड सेकेंडली कॉमर्शियल पोर्ट्स, तो इंडस्ट्रियल पोर्ट्स में आ जाती हैं वो पोर्ट्स जो कि स्पेशलाइज इन कार्गो लाइक ग्रीन, शुगर, ऑयल, केमिकल्स, है ना, ये सारी चीज़ों में। एंड कमर्शियल पोर्ट्स में आ जाते हैं जनरल कार्गो, पैक्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं, दोज कम इन कमर्शियल पोर्ट्स। ओके, देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किस जगह पर पोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, दो टाइप के हमारे पोर्ट हो जाएंगे, इनलैंड पोर्ट एंड
द सेकेंड वन इज आउटपोर्ट्स। ओके, एंड तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिसमें आ जाते हैं ऑयल पोर्ट। तो ये वो पोर्ट होंगे जहाँ पर ऑयल की प्रोसेसिंग और शिपिंग होगी, है ना। इसमें भी कुछ पोर्ट्स जो है टैंकर पोर्ट्स होते हैं एंड कुछ पोर्ट्स रिफाइनरी पोर्ट्स होते हैं। देन सेकेंड हो जाता है पोर्ट्स ऑफ कॉल। तो इन पोर्ट्स को डेवलप किया गया था कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पर जो है रिफ्यूलिंग, वाटरिंग और फूड आइटम्स को लेने की सर्विस रखी जाएगी। एंड लेटर ऑन यही पोर्ट्स जो है कमर्शियल पोर्ट्स की तरह फंक्शन करने लगे। तीसरे हो जाते हैं पैकेट स्टेशन, जिनको हम फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स, जिनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये कलेक्शन सेंटर्स हैं। अलग अलग कंट्रीज से गुड्स जो है यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओके, देन लास्ट वन इज नेवल पोर्ट्स, जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर वारशिप्स को सर्व किया जाता है और हमें कई सारे रिपेयर वर्कशॉप्स भी देखने को मिलेंगे इन द नेवल पोर्ट्स, जिसके एग्जाम्पल्स कैन बी कोची एंड कारवार, ठीक है। So these are the different types of port, different type of classification done for the ports. And with this video comes to an end. यहाँ पर हमने entire chapter को sum up कर लिया है. I hope it helps. Thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel.